आइए, लास्ट क्लास हम लोगों ने लॉ का एक चैप्टर डिस्कस किया था, बेसिकली इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उस चैप्टर का बेसिकली हमारा मोटो, हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? लॉ को जानना, लॉ को पहचानना कि बेसिकली ये लॉ है क्या। तो लास्ट क्लास हमने देखा कि लॉ इज द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, इम्पोज करती है हम पे, वही लॉ है। गवर्नमेंट का सेंस हमने समझा था कि इंडिया में गवर्नमेंट दो तरह की, द फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज स्टेट गवर्नमेंट। तो जो रूल्स बनते हैं, जो लॉ बनते हैं, तो उसके सोर्सेज जो होते हैं, वो सोर्सेज दोनों का, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट हैंडल होता है, तो पार्लियामेंट के थ्रू हमारे लॉ बन के आते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात होती है, वहाँ से हमारे लॉ बन के आते हैं। कुछ हमने कहा कि ज़रूरत पड़ने के हिसाब से प्रीवियस केस लॉ को भी रेफ़र किया जाता है, या कुछ कस्टम या ट्रेडिशन बेस पे भी हमारे लॉ तैयार होते हैं। लॉ तैयार होने के प्रोसेस को हमने समझा था। तो प्रोसेस वाइज देखिए तो कोई भी जो लॉ बनता है, सबसे पहले उसकी ड्राफ्टिंग होती है। जब लॉ की ड्राफ्टिंग हो गया तो वो बिल बना, फिर इसको प्रपोज किया जाता है कहाँ? पार्लियामेंट में। फिर पार्लियामेंट के सेंस में अगर बात करें तो दो सभा, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो फर्स्टली उसको लोकसभा में पास किया जाता है, और जब लोकसभा में पास हो जाता है तो फिर कहाँ जाता है? राज्यसभा, वहाँ पास होता है। और ये दोनों सभा में जब पास हो गया तो फाइनली हमारे देश के सबसे सर्वोपरि किसके पास? प्रेसिडेंट के पास जाता है। और प्रेसिडेंट जब इसको असेंट दे देते हैं, नहीं अप्रूव कर देते हैं, तब सच पूछे तो हमारा लॉ बन के तैयार है। और हम पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए इसको पब्लिश किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ऑफिशियल गजट। कहाँ किया जाता है वो? ऑफिशियल गजट। ये सब टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। तो ये हमने देखा था लॉ बनने का हमारा प्रोसेस होता है। उसी लॉ के रिस्पेक्ट में हमने देखा कि लॉ मेनली अगर देखा जाए तो दो तरह का, एक सिविल लॉ और दूसरा क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ नॉर्मली डिस्प्यूट वगैरह को हैंडल करने के लिए बनाया जाता है, जिसकी सज़ा के नाम पे क्या है? कंपेंसेशन देने की बात होती है। कुछ प्राइवेट राइट, आपके कुछ एग्रीमेंट, कुछ डील बोलते हैं, उसको रिजॉल्व किया जाता है इसके अंतर्गत। लेकिन जो बड़े बड़े अपराध होते हैं उसके रिस्पेक्ट में जो लॉ बनता है वो कौन सा? क्रिमिनल लॉ। और उस क्रिमिनल लॉ को हैंडल करने के लिए हमने कहा कि फिर फाइन, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, जेल, ये सब भी चीज़ें दी जाती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पब्लिक राइट ऑफेंस की बात की जाती है, ठीक। फिर इसको कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम कहाँ जाएं? तो जुडिशियली बॉडी बनी है हमारी। जुडिशियली में हमने देखा कि नॉर्मली 3 लेयर पे, एक सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला होता है, फिर उससे ऊपर गया तो फिर हाई कोर्ट का, और फिर लास्टली कहाँ जा सकते हैं हम लोग? सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ये सारी बातें हमने मोटे मोटे तौर पे हमने बात की थी। तो बताइए, इन सभी बातों से आप लॉ से जान पहचान हो गई आप लोगों की? तो ये तो ओवर हमने लॉ की जान पहचान की है। सच पूछे अभी तो हमने लॉ के सब्जेक्टिव मैटर में तो घुसे नहीं हम लोग। ये तो समझिए कि लॉ का इंट्रोडक्शन था, समझिए क्या है ही, ये लॉ का इंट्रोडक्शन है। आज हम लोग बात करेंगे कि देखिए लॉ वर्ड जो होता है वो बड़ा वाइड वर्ड है। अगर हम बात करें कि हम लॉ के जानकार हैं, तो ये अपने आप में कहने को 3 लेटर का शब्द है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। चोरी करने पे क्या सजा होगी, मर्डर की क्या सजा होगी, रोड पे आप गलत तरीके से चलते हैं तो क्या सजा होगी, अगर जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर गए रेड लाइट पे तो क्या सजा होगी, आपस में डील किया तो फिर क्या हो सकता है, स्मगलिंग किया गया, मतलब दुनिया भर की बहुत सी बातें। और हम सब चीज़ों के रिस्पेक्ट में बहुत सारे कानून बने हुए हैं, और डे बाय डे नए नए कानून बनते रहते हैं। तो क्या हम उन सारे कानूनों की बात कर रहे हैं? नो। तो हम लोग सिर्फ अगर देखा जाए तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के लॉ, एरिया बड़ा ही हम लोग का छोटा सा एरिया दिया गया, और कोई भी जो एक्सपर्टाइजेशन है वो सबका एक्सपर्टाइजेशन नहीं ले सकता है। तो उसी में कुछ जो लॉ विच रिलेटेड टू बिजनेस, वो हमारे सिलेबस में कवर किया गया है, और इसीलिए हमारा जो लॉ का हिस्सा है उसका नाम क्या दिया गया है? बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ के रिस्पेक्ट में जो हम लोग कवर करने वाले हैं, हमारी जो कवरेज है, यानी जो हम लोग एक्ट पढ़ने वाले हैं, इसमें कौन कौन सा एक्ट डिस्कस करने वाला है ओवरव्यू पहले आप देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग, ये हमारा कवर क्या होता है? बिजनेस लॉ,
जो लॉ बिजनेस से रिलेटेड, ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस से कनेक्टेड है, उसी में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले नोट कर लीजिएगा बेटा इसको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सॉरी, सेकेंड वन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, थर्ड वन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फोर्थ वन, लिमिटेड liabilities partnership act 1908, no sorry 2000 sorry 2008, fifth one, Companies Act 2030, and the last one, 6, Negotiable Instrument Act 1881. ये सिर्फ 6 एक्ट हम लोग के सिलेबस का पार्ट है। पहले लॉ का इंट्रोडक्शन यानी इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो भी सिलेबस का पार्ट है। और फिर जब हम लोग लॉ में घुसेंगे तो लॉ का दायरा बहुत बड़ा है। हमें सिर्फ कुछ लॉ विच रिलेटेड टू बिजनेस उसी को डिस्कस करना है, और उसी में ये 6 और सच पूछिए तो इस 6 में भी अगर देखें तो जो कंपनीज एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसको पूरा डिस्कस नहीं करना। कंपनी लॉ को तो, कंपनीज एक्ट को तो डिस्कस करते करते फाइनल में पहुंच जाइएगा। आपके फाउंडेशन में भी, उसके बाद इंटरमीडिएट में जाइएगा तो मेजर एरिया कंपनीज एक्ट का डिस्कस करना है, और तो और फाइनल में उससे भी ज़्यादा एरिया। तो बहुत बड़ा है हमारा ये कंपनीज एक्ट। उसका थोड़ा सा सच पूछिए तो उससे सिर्फ जान पहचान आपसे करवाएगा। मेन डिस्कशन तो उसका इंटरमीडिएट और फाइनल में है। तो कंपनीज एक्ट पूरा कवर नहीं करना, उसका थोड़ा सा पार्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को भी अगर देखा जाए तो उन्होंने उसको कंसाइज वे में लिया है, यानी कि पूरा कवर नहीं किया है इन्होंने। ठीक, तो एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। आइए, आज जो हम लोग का टॉपिक होगा, फ्रेश पेज पे हेडिंग डालिएगा। द टॉपिक इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सभी बच्चे फेस पेज पे हेडिंग डालेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। डालिए हेडिंग सही बच्चे।
अब देखिए, अब इस एक्ट को डिस्कस करने से पहले हम फिर कुछ इसके बेसिक वर्ड को चाहेंगे आप क्लियर कर ले। सबसे पहले जो सर ये वर्ड एक्ट है, इसको हिंदी में हम लोग अधिनियम कहते हैं। सर इसका क्या सेंस है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जो यूज हो रहा है वो तो सर किसी खास ऑब्जेक्ट को एक समझो कि नाम है वो दर्शाता है, पर अभी हमने जो लिस्ट आउट किया अपने सिलेबस को, सब में देखेगा एक्ट वर्ड जुड़ा हुआ था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये एक्ट क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉ की कवरेज तो वाइड है, अब बहुत सारी बातें लॉ के रिस्पेक्ट में कंटेंट की गई है। तो क्या उन सारे लॉ को एक साथ, जैसे मान लीजिए आपका सीए फाउंडेशन का एक सिलेबस कंटेंट किया गया, क्या आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, जितनी भी बातें आपको पढ़नी है, अगर उस सबको उठा के एक साथ रख दिया जाए तो बताओ इतनी मोटी बुक बन जाएगी। ये सारा चीज है, यानी कहानी सच पूछिए तो बेसिक अकाउंटिंग से लेकर आपके पार्टनरशिप और कंपनी की अकाउंटिंग भी देखनी है, इधर लॉ के बहुत सारी बातें देखनी है, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी बातें, मैथमेटिक्स की बहुत सारी बातें देखनी है। तो इन चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में आपके पास प्रेजेंट किया जाए तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए अलग अलग 4 बुक बना दी हैं। अकाउंट्स का बुक अलग, बिजनेस लॉ का बुक अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, मैथमेटिक्स का अलग। बेसिकली ऑल आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट फिर भी थोड़ा सा आपके लिए कन्वीनियंट हो इन चीज़ों को रीड करना, इन चीज़ों की स्टडी करना, तो बताइए उसमें भी आप आएंगे तो आप देखेंगे कि जो हम लोग असाइनमेंट दे रहे हैं आपको, वो जितने भी आपके अकाउंट्स, बिजनेस, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको 2-2 वॉल्यूम कर दिए हैं। सिंपल सा उसका लॉजिकल रीजन है कि जब आपके सामने इतनी मोटी बुक रख दी जाएगी, हाय राम इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ना है, और उसी को थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा पतली कर दी जाती है। अच्छा सर इतना पढ़ लेंगे, हाँ एक और है थोड़ा सा, अच्छा हाँ इतना, मतलब एक बार में देखने में ना चल ये कर लेंगे हम लोग। इसका मतलब है कि अगर उसको छोटे छोटे आपके बुक्स को वॉल्यूम में देते हैं तो एक तो हाँ थोड़ा स्पेसिफिकेशन होगा कि ये वाली बुक अकाउंट्स की है, ये वाली बुक बिजनेस लॉ की है, ये वाली बुक हमारी इकोनॉमिक्स की, ये मैथमेटिक्स की है। और दूसरा कि थोड़ा उन चीज़ों को रीड करना हमारे लिए कन्वीनियंट कि भाई अकाउंट से रिलेटेड तो ये वाला किताब उठाओ, मैथ से रिलेटेड है तो ये वाला उठाओ। अब सबको सोचो उठा के एक साथ डाल दिया जाए तो बताइए पढ़ने में दिक्कत होगी या नहीं होगी? तो उसी ढंग से लॉ जो हमारा बनता है, हमने कहा ना कि वो अपने सिनेरियो को देखते हैं और उसमें कोई उनके पास आइडिया और ओपिनियन आता है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए कुछ कानून बनना चाहिए, और फिर उसकी वो ड्राफ्टिंग करते हैं और फिर उसको उस प्रोसेस से लॉ तक लेके आते हैं। तो किसी खास ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कोई हमारा खास लॉ बन जाता है, तो जो भी लॉ बना उसको क्या करेंगे, हम एक अलग बुक देंगे। तो अलग जो बुक का फॉर्म पकड़ रहा है वही हमारा क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, वही हमारा एक्ट बन जाता है। अब एक्ट तो समझ आई बात कि हाँ सर ठीक है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए, इसीलिए देखिए कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक अलग बुक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, माल खरीदने बेचने से रिस्पेक्ट में एक अलग हमारा बुक बनेगा, यानी हमारा उसका कानून से रिलेटेड वहां पे बात लिखी हो गई सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आपस में अकाउंट में भी पढ़ते, पार्टनरशिप करते तो उसके रिस्पेक्ट में भी कुछ कानून बना हुआ है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अलग अलग आपका एक्ट के लिए अलग अलग बुक। इससे सुविधा होगी, पर्टिकुलर किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपको लॉ देखना है तो वही वाला एक्ट उठाएंगे, वही वाला बुक हम उठाएंगे। एक साथ रखा रहेगा तो बताइए मुश्किल होगा हमारे लिए, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप उस एक्ट में घुसिएगा तो उस एक्ट में कुछ आपको सेक्शन दिखेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। सेक्शन 10 में एसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2 क्लॉज H में उसको डिफाइन किया गया है। तो ऐसे ऐसे सेक्शन सब सेक्शन वर्ड के साथ हम लोग लॉ का जब डिस्कशन करेंगे तो फिर हमारे दिमाग में आएगा सर ये सेक्शन क्या। तो देखिए अनफॉर्चुनेटली अभी आपको बुक नेक्स्ट क्लास में मिलेगी, अभी लूज नोट्स मिला हुआ है। आप उस नोट्स में देखिए
कि आज जो आपको टॉपिक मिला है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नेक्स्ट पेज पे जाइए, उस पे बताइए पेज नंबर लिखा हुआ है, नहीं मिला बेटा? ये ले लो, ये ले जाओ, पास कर दो बेटा उसको। बताइए बेटा, आपको नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले पेज पे तो चलो हेडिंग है वो नहीं दिया, उसके नेक्स्ट पेज पे आपको एक पेज नंबर दिख रहा है, पेज नंबर कितना है? पेज 6 है। इसका मतलब है कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा पेज नंबर 5 होगा। मजा तब आता और बढ़िया समझ आता, या बात को आप लोग मैच्योर्ड है समझ जाइएगा। ये जब बुक मिला होता तो मैंने उस बुक में लॉ से रिलेटेड सारे एक्ट को कवर कर दिया। अब मैं उसमें बोल दूंगा कि चलिए बेटा आप लोग नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालिए, तो सोचिए हर चीज का इंपॉर्टेंस, शायद कई बार होता है ना कि वो चीजें हमारे पास होती है तो समझ नहीं आता है, ना होने पे ज्यादा समझ आता है, सबका इंपॉर्टेंस भी समझिएगा। तो आप अगर मैंने कहा कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक डिस्कस होगा, बुक खोलिए और निकालिए, तो आप निकालने का प्रोसेस क्या होता है आपका? आप सबसे पहले बुक के फ्रंट पेज पे या 1-2 पेज बाद में कंटेंट्स दिए होते हैं, आप उस कंटेंट्स या उसी को चैप्टर इंडेक्स कहते हैं हम लोग, उस कंटेंट्स को खोलते हैं। कंटेंट्स में देखते हैं कि हाँ ये इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नहीं हाँ ये रहा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके सामने कितना पेज नंबर है? अच्छा पेज नंबर 5 है। तो पेज नंबर 5 आप फटाफट बुक में क्या करते हो? सीधा पेज नंबर 5 पे जाते हो। अब बुक खोलते हैं तो हो सकता है कि हम पेज नंबर 3 पे हैं तो 2 पेज और आगे पलटते हो सकता है खोला तो हम पेज नंबर 8 पे हैं, तो फिर आप क्या करते हो? आपको पता है कि वो पेज नंबर 5 पे है तो फिर पीछे आते हो कि नहीं नहीं भाई 5 पे ना 8 खुला हुआ है तो 7 6 5, हाँ सर आ गए हम। ये काम करने में देखिएगा प्रोसेस वाइज कितना मैथ सेकंड होता है, 10 सेकंड 20 सेकंड 5 सेकंड जो भी हो। सोचो जरा कि मान लीजिए हम मैटर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें का कोई एक टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और वो दिया हुआ है पेज नंबर 90 पे। आप अपने कंटेंट्स में गए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां है उससे रिलेटेड सीधा पेज नंबर पे पहुंच गए। ये पेज नंबर ना होता, सोच के देखना, पूरी बुक में ही तैयार है, सब कुछ वेल मेंटेन, सारी चीजें लिखी हुई है, मेन जो कंटेंट सब लिखे हुए हैं, मोटाई वटाई सब वही है, सिर्फ एक चीज मैंने उसमें खत्म कर दिया, नहीं दिया पेज नंबर। और मैं कह दूं कि हाँ जरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आइए आज डिस्कस करते हैं, बुक खोलिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालिए। सोचो कितनी दिक्कत होगी। एक एक पेज आपको पलट के चेक करना पड़ेगा कि कहां है मेरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, क्या सीधा पलट सकते हैं? क्या सीधा पलटिएगा ना में तो भाई पीछे रह गया या आगे रह गया मुझे पता ही नहीं है। सोचो पेज नंबर नहीं है, इमेजिन करो तो बताइए छोटी सी चीज कितना इंपॉर्टेंस रखता है। आप ढूंढते रह जाओगे और ढूंढने में पता चले एक एक पेज करके वहां पे गए, कितना टाइम कंज्यूमिंग। उसके बाद अच्छा चलो ये हो गया, तो अब जरा आओ तो कंसिडरेशन देखते हैं, थोड़ा पीछे होगा। अब लो तो ये पेज नंबर कहीं भी आप अगर कंटेंट है तो आपको बुक को स्टडी करने में, रीड करने में और कन्वीनियंट कर रहा है, आप किसी टॉपिक पे जल्दी पहुंच पा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा एक्ट है वो एक्ट हो गया आपका बुक, जो पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बना हुआ है हमारा, और उसमें भी अलग अलग सेक्शन में बाइफरगेट किया गया है। यानी जो भी आपके एक्ट लिखे जाते हैं वो सेक्शन वाइज लिखा जाता है। सेक्शन 1 में ये दिया, सेक्शन 2 में ये दिया, सेक्शन 3 में ये दिया, सेक्शन 4 में दिया, सो ऑन। तो सेक्शन वो बेसिकली क्या काम कर रहा है? वो पेज नंबर का काम कर रहा है। अब आपको पता है कि ये मैटर सेक्शन 10 में कंटेंट है, तो आप क्या करते हो? सीधा 1 2 3 पर हटाओ या सीधा सेक्शन 10 में पहुंचना है। हम बुक खोले सेक्शन 12 में आ गए हो, पीछे आओ 10 में होगा। सेक्शन 4 में हो, थोड़ा और आगे बढ़ो, सेक्शन 10 में होगा। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं कन्वीनियंटली हम किसी टॉपिक को रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आपके एक्ट लिखे जाते हैं वो सेक्शन वाइज लिखा जाता है। उस सेक्शन में भी मान लो एक सेक्शन में कवरेज ज्यादा, हमने कहा कि जैसे पेज नंबर होता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन एक पेज पे खत्म हो जाता है, एक एक सेक्शन 2 2 पेज 4 4 पेज 10 10 पेज, डिपेंड करता है कि उस सेक्शन से रिलेटेड कितने मैटर्स हैं। वो लंबा भी चल सकता है, तो ज्यादा लंबा चलता है तो हम सेक्शन को भी बाइफरगेट करना शुरू करते हैं, सेक्शन को भी तोड़ेंगे। हाँ, सेक्शन 2 में, सेक्शन 4 में उसका भी टुकड़ा करते हैं 4 सबसेक्शन 1,
सबसेक्शन 2 यानी और उसको छोटा करने के लिए और स्पेसिफिक करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, सेक्शन से सब सेक्शन भी करते हैं। यानी सेक्शन अपने आप में टॉपिक कवर करता है, पेज टुकड़ा, उसको और टुकड़ा किया, उसके बाद भी और टुकड़ा करते हैं उसको, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्लॉज। ये सब वर्ड आप मेंशन कर लीजिएगा। ये एक्ट वो किसी खास ऑब्जेक्ट को लेते हुए आपका वो कवर किया जाता है, बुक की तरह आपका तैयार हो गया, और फिर उसको आप जो उसमें कंटेंट करते हैं मैटर को, वो सेक्शन वाइज कवर होता है। सेक्शन हमने कहा कि किसी टॉपिक पे कन्वीनियंटली कि पर्टिकुलर कौन से प्रोविजंस को हमको डिस्कस करना है, तो ये टॉपिक इस प्रोविजन से रिलेटेड है, इस सेक्शन में है, तो सीधा हम उस सेक्शन पे पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल में आपको पेज नंबर समझाया, उसके बाद बताइए हम सब सेक्शन तक पहुंचते हैं, फिर क्लॉज, इसके बाद भी आगे सब क्लॉज पैरा वगैरह होता है, इतना तो बस काफी है। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, हमेशा सेक्शन हमेशा न्यूमेरिक होता है, जैसे ये लिखा रहेगा ऐसा मान लो लिखा हो, हाउ इट रीड, इसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो देखिए अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं तो इसको कैसे पढ़िएगा, सेक्शन 4 छोटी ब्रैकेट 2 फिर छोटी ब्रैकेट स्मॉल b। हाँ जी भाई, टेक्निकली तो अभी इतनी बात जानते हैं, लिखा हुआ ही है, लेकिन इसी को लॉ के अंदाज में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 क्लॉज b। आई बात समझ में। इसी के आगे हम मान लो फिर सब क्लॉज i, इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो बुक तो बताइए, बुक पढ़ना नहीं सिखाता, बुक तो आप देखिए लिखा उसको पढ़िए, तो वहां तो इस तरीके से लिख देगा कि हाँ वो ऐसा लिख देगा। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो आप इसको क्या पढ़िएगा, सेक्शन 2 क्लॉज h। नॉर्मली देखिएगा कि सेक्शन और सब सेक्शन न्यूमेरिक होते हैं और क्लॉज सब क्लॉज ये अल्फाबेट होते हैं, ठीक। तो बताइए पढ़ने का तरीका समझ में आ गया आप लोगों को। तो एक्ट वो बेसिकली पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेते हुए आपका डाला गया है, वो एक बुक का काम कर रहा है, उसमें कवरेज कन्वीनियंटली हम किसी टॉपिक प्रोविजन पे पहुंच सके तो सेक्शन वाइज बात को कवर की जाती है। उसमें भी सब जब सेक्शन बड़ा होता है तो उसको और टुकड़ा किया जाता है, सब सेक्शन में उसको और टुकड़ा किया जाता है, क्लॉज सब क्लॉज। और हाँ, टुकड़ा करने में भी कोई ना कोई बेस बनाया जाता है, इसलिए नहीं कि 10 पेज हो रहा है तो उसको टुकड़ा करो, वो पॉइंट उससे रिलेटेड और वहां कहीं ना कहीं टूटना चाहिए। तो लॉ लिखते समय इन चीजों को ध्यान दी जाती है। खैर अभी आपको लिखना नहीं है लॉ, आपको तो पढ़ना है, बस पढ़ना कैसे है तो उसके रिस्पेक्ट में ये सब ऐसे दिखे तो उसका पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात कि हर एक्ट के आगे एक ईयर शो होता है। देखिएगा अभी जितना भी लिस्ट आउट किया हमने, सबके आगे देखना एक ईयर है। बेसिकली ये ईयर क्या है, वो उसका ईयर ऑफ इन्फोर्समेंट है, किस साल इसे लाया गया होगा, ठीक है। यानी उसका समझो कि बर्थडे ईयर है, जिस साल उसका जन्म हुआ। तो ये जो कोई भी ईयर होता है तो उसको आगे लिख लीजिएगा, ये ईयर ऑफ एनफोर्समेंट। तो सबसे पहले हमने आपके सामने आज का जो टॉपिक रखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो हमने कहा ना हम मान के चले अभी तो हम दो लॉ से जान पहचान शुरू ही कर रहे हैं, तो लॉ को तो समझ लिया, लेकिन नाम जो डाला गया है उसमें कुछ टेक्निकल जो वर्ड यूज हो रहे हैं उसको हमने क्लियर किया, और आगे इसको मैटर जो कवर होंगे उसमें सेक्शन सब सेक्शन ऐसे वर्ड आ सकते तो उसको क्लियर किया। तो बताइए ये सब क्लियर हो रहा है आप लोगों का कि एक्ट वो समझो कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लिखा हुआ बुक है,
जो उसके आगे ईयर, वो ईयर ऑफ इन्फोर्समेंट है, जिस साल वो लाया गया होगा, उसको मैटर कवर करने के लिए इजीली आप किसी प्रोविजन पे पहुंच सके, तो इसलिए सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज के थ्रू वो मैटर कवर किया जाता है। ठीक, अब आइए, हो गया बेटा, आगे बढ़े। अब इस टॉपिक में हमें बेसिकली जो बात करना है वो एक वर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे बात करना है। हिंदी में हम इसको अनुबंध कहते हैं। हालांकि ना हम कॉन्ट्रैक्ट जानते हैं ना हम अनुबंध जानते हैं। ठीक, कुछ बच्चे का ये, खासकर हमारे तरफ के बच्चे का एक परसेप्शन होता है, अरे अंग्रेजी शब्द है, हिंदी रहता तो हमको पता होता है, लेकिन भाई ये टेक्निकल शब्द है, इसका हिंदी इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यहीं पे मैं बच्चों को, खासकर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपना बेस हिंदी मीडियम में लेके चलते हैं, हालांकि हमारी इंस्टीट्यूट दोनों मीडियम प्रोवाइड करती है और मीडियम कोई इशू नहीं है। यूपीएससी का कोर्स भी मीडियम में, हिंदी मीडियम में किया जाता है। किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, मीडियम कोई नहीं, सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए आपकी। लेकिन मैं सिंपल कहता हूं कि आप, इंग्लिश बहुत आसान है और अब बहुत सारे बच्चे इस बात को फील भी करते हैं, बस पकड़ो यहीं से। यहां पे एक माइंडसेट काम करता है हिंदी वाले बच्चों का कि ये इंग्लिश है इसलिए दिक्कत है, हिंदी होता हमको पता होता। मैंने कहा लो, मैंने लिख दिया, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुबंध। बोलो क्या जान लिए? ना कॉन्ट्रैक्ट जानते हो ना अनुबंध जानते हो। लेकिन जो हिंदी मीडियम में होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, वो वहां पे पहले ही अपने आप को डिफेंड कर लेंगे कि इंग्लिश है इसलिए। फिर हिंदी आया, ओह माय गॉड, नहीं आया, इसको कैसे नहीं जानते? जानेंगे हम, यहां आके जानेंगे हम। तो भाई छोड़ नहीं यार, इसको यही जान लो ना। नहीं जानते, जानेंगे हम। बताइए, खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी ले एक दो बच्चे से ऐसा डिस्कशन हुआ, सर हमें समस्या, अरे कोई समस्या नहीं है। मैंने सबको बताया, मैं प्योर हिंदी मीडियम था, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और बहुत इजीली, मतलब आगे मैं कहां फंसा हुआ था, बहुत इजी होता है आपका। खैर, लेकिन फिर भी मैंने कहा मीडियम कोई इशू नहीं होता। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है, ठीक, ये गलत नहीं लिखा है जो कटा हुआ है, अनुबंध सही है, ठीक है। खैर, ये क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट? तो आइए जरा हम इसके पीछे, इसके इतिहास को जानें कि देखिए, आप कोर्ट में कोई केस को लेकर जाते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, ऐसा हो गया, तो जो जजमेंट दी जाती है, क्या लॉ यानी जज वो अपने दिल से कुछ जजमेंट दे देते होंगे, आहा इसके साथ बड़ा गलत हुआ है, ना 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 ना, अरे यार ये इसको पकड़ के जेल में डालो, बेचारा कितना गलत कर दिया इसके साथ, एकदम दिल को रुला दिया है इसने मेरे। हाँ जी, क्या ऐसे जजमेंट दी जाती होगी? नो। जज कोई भी फैसला लेता है, कोई भी जजमेंट देता है, एज पर प्रोविजन, एज पर लॉ, ना कि वो दिल से। उसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई प्रोविजन कंटेन्ड होना चाहिए और वो उस प्रोविजन को रेफर करता है और उसके बेस पे वो जजमेंट देता है। तो आइए जरा हम 1872 से पहले की बात कर रहे हैं कि हुआ यूं कि आप मेरे पास पढ़ने आए, क्या सर मुझे सीए फाउंडेशन की क्लास करनी है, क्या सर आप पढ़ाओगे? मैंने कहा हाँ पढ़ाएंगे। ओके ठीक है, फीस वगैरह भी डिसाइड हो गया कि हाँ सर 18,000। ओके सर, आपने फीस डिपॉजिट कर दिया, क्लास ज्वाइन कर लिया, मैंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते पढ़ाते 10 महीना दिन ठीक है, उसके बाद मूड चेंज कि मज़ा नहीं आ रहा है, छोड़ रहा, नहीं पढ़ाता मैं, ऐसा कर नहीं रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल है, ठीक। अब यहीं पे आप कहते हो कि नहीं नहीं सर हमने फीस दिया, आप बोले थे कि हाँ हम पढ़ाएंगे और तब हमने फीस दिया, हम क्लास कर, अब ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं आप? अब अगर मूड नहीं है भाई, नहीं पढ़ा तो बस जो करना कर लो। अब लाठी डंडा लेके आ गए तो बोले नहीं, लीगल बात करेंगे हम। आप कोर्ट में पहुंच गए, केस फाइल कर दिया मेरे ऊपर कि हाँ इनसे हमने बोला था कि सर मेरे क्लास करवाएंगे आप, इन्होंने बोला था कि हाँ करवाएंगे, इसके लिए फीस भी उन्होंने बोला कि इतना फीस, हमने फीस भी पे कर दिया, अब क्लास ले रहे हैं, बीच मझधार में हमको छोड़ दिए हैं, ये पढ़ा नहीं रहे हैं मुझे, कह रहे नहीं पढ़ाते। कोर्ट ने सम्मन जारी किया, बुलावा, सम्मन समझते हैं ना,
सम्मन और ऑर्डर। कोर्ट का सम्मन का मतलब है कि ये मत पूछना क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, जाने का मूड है या नहीं है। सम्मन का मतलब है आपको हर हाल में जाना पड़ेगा, वहां जाके बोला कि आप गलत बुलाए, हमको नहीं जरूरत था बुलाने का आपको, लेकिन सम्मन आया तो इसका मतलब है कि आपको जाना पड़ेगा। बुलावा आया कोर्ट का, हम गए कोर्ट में, कोर्ट ने हमसे पूछा कि क्या आपके बीच ऐसी बात हुई थी, इन्होंने आपसे पढ़ाने के लिए बोला था, आपने कहा था कि हाँ पढ़ाएंगे। मैंने कहा, मैं ऑनेस्टली ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हाँ हमने बोला था। क्या आपने इसके लिए फीस ली है? हाँ हमने ली है फीस। तब जज साहब कह रहे तब तो आपको पढ़ाना चाहिए, आप पढ़ाइए। मैंने कहा नहीं वो नहीं करना मुझे, मैं नहीं पढ़ाता। अब जज साहब कह रहे ऐसे कैसे नहीं पढ़ाते, आपने जब वादा किया है आप उसको निभाइए, आप उसको पढ़ाइए। मैंने कहा नहीं नहीं वो पढ़ाऊंगा नहीं, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए भाई, मैं पढ़ाता नहीं। अब जज साहब मैं गलती कर रहा हूं, इस गलती की मुझे क्या सजा देंगे? तो बताइए जज साहब को कोई ना कोई मेरे लिए प्रोविजन लाना पड़ेगा या नहीं? और मैंने कहा कि यह घटना 1872 से पहले की है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसा कोई प्रावधान, कोई प्रोविजन ही नहीं था कि इस गलती के लिए कोई सजा दी जा सके। अब देखिए एक मैटर ये है कि आप लॉ को खूब प्रैक्टिकली समझिएगा कि मैंने कहा था आपसे कि हाँ मैं पढ़ाऊंगा, फीस लिया और अब नहीं पढ़ा रहा, और उसके बाद कोर्ट में बात गई तो मैंने कहा ना 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 हमने कुछ नहीं बोला था, हमने नहीं, ना ना हमने कुछ बोला ही नहीं था इनको। फीस ना सर, फीस कहां ली थी, कहां से फीस की बात हो गई? ये झूठ बोलना, छिपाना बात को वो अलग मैटर है, और इसी मैटर को प्रूफ करने के लिए कोर्ट में सालों साल केस चलता है कि वो ये प्रूफ करेगा कि नहीं इन्होंने बोला था, फीस लिया था, वो रिसीट लाएगा वगैरह वगैरह, एविडेंस लाएगा। मैं उस मैटर में नहीं जाना चाहता, मैटर प्रूव्ड है, यानी मैंने एक्सेप्ट किया सब कुछ, मैटर प्रूव्ड है कि हाँ ऐसा हुआ था। अब बताइए जज साहब आप क्या सजा दीजिएगा? तो जज साहब बताओ, कोई ना कोई प्रोविजन बेस पे बात करेंगे, प्रोविजन कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि नहीं ऐसा कोई प्रोविजन बनना चाहिए। और इसी तरह से कोई कोई समस्याएं आती है और उस समस्याओं के रिस्पेक्ट में हमें लगता है कि नहीं इसमें कुछ कानून में प्रावधान होना चाहिए था, और डे बाय डे कुछ नए नए एक्ट बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से शुरू में ही कभी सोच लिया गया होगा कि हाँ हमारे इंडिया में क्या क्या हमारे लॉ बनने चाहिए और एक बार में सब लॉ बन गया। नो, जैसे जैसे सिनेरियो खुलते हैं, सिचुएशंस आते हैं, समस्याएं आती है, और उसके रिस्पेक्ट में कोर्ट क्या करते हैं कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट उसके लिए नए नए प्रोविजन, नए नए लॉ बनाते जाते हैं। और इसलिए देखिएगा ये सब एक्ट आप जो लिस्ट देख रहे हैं, बताओ ना एक दिन में बना हुआ है, सबका ईयर देखो अलग अलग है, कोई 1872 में बना, कोई 1930, कोई 1881 में बना, कोई 2008 में बना। जैसे जैसे जरूरतें आई आपके नए नए लॉ बनते चले गए, अलग अलग मुद्दों पे लॉ बनते चले गए हैं। तो वही उसमें से हम लोग जो बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो 1872 से पहले आप वादा करते थे निभाने के लिए, लीगली इन्फोर्स हो ही नहीं पाता था। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, वादा कर दिया, काम निकल गया, अब छोड़ गया, पैसा मिल गया, भूल गए। तो बोला कि इसके लिए प्रोविजंस होने चाहिए। तो इसीलिए 1872 में इस एक्ट का जन्म हुआ। 1 सितंबर 1872 में ये एक्ट इन्फोर्स किया गया था। और इसका पूरा क्रक्स अगर बात करें तो एक लाइन में हम इसका मीनिंग्स का क्रक्स कह सकते हैं कि एक्ट कहता है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। 1872 से पहले हम निभाने के लिए लीगली बाउंडेड नहीं थे, मॉरली बाउंडेड हैं कि भाई बोला है तो कैसे नहीं निभाओगे, लेकिन लीगली बाउंडेड नहीं थे। और इसीलिए उस पे एक्ट बना कि नहीं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं कि अच्छा 1872 में अब एक्ट बन गया कि हाँ जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब कोई भी वादा वो निभा नहीं तो फिर कोर्ट निभाने पे मजबूर कर देगी, बन गया एक्ट प्रोविजन। अब वादा ऐसा चीज है कि कोई छोटा कोई बड़ा। अब जैसे कल भी हमने कुछ एग्जाम्पल लिया कि अब आप लोग क्लास आते हैं तो हो सकता है कि रास्ते में एक दोस्त के साथ में घर आता होगा कि अरे
ऐसा करना, साथ में चलेंगे हम लोग, तुम आना, और फिर साथ में निकल लेंगे, साथ में आ जाएंगे। अब एक दिन जो दोस्त, मान लीजिए कि आप इधर जानकी स्थान से आते हैं और एक दोस्त का घर महावीर स्थान में है, तो जानकी स्थान से बड़ा, महावीर स्थान से लेते हुए यहाँ पे आया। अब एक दिन मान लो जो जानकी स्थान वाला दोस्त है वो कहीं मार्केट में और निकला हुआ था, लेट हो गया उसको मार्केट में, तो वो डायरेक्ट क्लास में पहुंच गया, और महावीर स्थान वाला जो दोस्त है वो बैठ के इंतजार कर रहा है, मेरा दोस्त आएगा, मुझे ले जाएगा, साथ में चलेंगे। और इंतजार करते करते इतना डिले हो गया, अब दोस्त बेचारा महावीर स्थान बैठा हुआ, क्या करूं, क्लास जाऊं और चला जाऊंगा, वो बेचारा थोड़ा लेट कहीं आया, बुरा मान जाएगा, नहीं जा सकता। इंतजार करते करते पता चला कि उस इतना डिले कर दिया कि अब क्लास जाके क्या करना, अब छोड़ दिया। अगला दिन क्लास में आया तो पता चला, वाह वाह, ये जानकी स्थान वाला दोस्त, ये तो क्लास आ गया था। अब वो सफाई दे रहा, अरे यार क्या करूं, मार्केट में था, इतना दिक्कत हो गई थी, अचानक से इतना लेट हो गया कि मैं क्लास में पहुंच गया, नहीं तो यार इसीलिए सॉरी यार। अब ये महावीर सर, नहीं सॉरी नहीं, अब कल कोर्ट में मुलाकात होगी, वादा किए थे कि डेली साथ में आएंगे, निभाए नहीं, अब कोर्ट में मुलाकात होगी। ये कोई बात हुआ? बच्चों को प्रमोट करने के लिए पापा कह देते हैं कि हाँ बेटा सीए फाउंडेशन पास करो, एक तुम्हें नया स्कूटी दिलवा देंगे। आपने जी तोड़ मेहनत की, पढ़ाई की, फाउंडेशन का रिजल्ट आया, पापा पास हो गए, मेरी स्कूटी। आपका अच्छा हाँ बेटा बोले थे, कोई बात नहीं, अरे इंटरमीडिएट कर ले बेटा एक, बस फिर दिलवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत तुमने, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, इंटरमीडिएट कर ले, हो जाएगा। आप कहते हो पापा फाउंडेशन पे बात हुई थी, स्कूटी दिलवाई है। अरे बेटा थोड़ा फंड की दिक्कत चल रही है, कोई बात नहीं दिलवा देंगे। पापा कल कोर्ट में मिलेगा, आप वादा किए थे, निभाए नहीं। तो आप चाहे अनचाहे देखिएगा, बात बात में वादा हो जाता है, बड़े बड़े वादे भी होते हैं, छोटे छोटे वादे भी होते हैं। अब बड़े छोटे सब वादे पे अगर निभाया नहीं तो बात अगर कोर्ट में जाने लगी तो कोर्ट वैसे ही नंबर ऑफ केसेस के तहत दबा हुआ है। आपको पता हो कि अगर कोई केस फाइल करते हैं तो केस की डेट, डिसीजन तो छोड़िए, एक डेट लेने के लिए, हाँ आज कोर्ट में प्रेजेंस हुए हैं आप, डेट मिला था, अब अगला डेट 6 महीना बाद, क्या तो सर बीच में नंबर ऑफ केसेज, इतने सबको समय देना, इतने ज्यादा नंबर ऑफ केसेज हैं, और जज तो बेचारा लिमिट है, तो वो क्या करता है, वो एक एक केस को 3-3 महीना 6-6 महीना बाद डेट देता है। पता चलता है कि किसी ने मर्डर किया है, इसको सजा में आजीवन करा, उम्र कैद, उम्र भर अभी जेल में रहेगा, और पता चला सजा कब सुनाई गई, जब उसकी उम्र ही खत्म हो गई है। क्या 30 साल केस चला है, अब 30 साल में पता चला कि जिसने अपराध किया था वो पता चला कि वो 50 का था, वो 80 का हो गया, और तब आपका फैसला आ रहा है तो वो बेचारा अब क्या है, तो वो तो वैसे ही उसको उम्र खत्म हो गई। तो ऐसे ऐसे अब जज भी करे क्या, इन सब के पीछे क्या रीजन की नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। अब उस मामले में अब सोचिए कि अगर केसेज ऐसे ऐसे आने लगे कि हाँ ये मुझे मूवी देखने के लिए वादा किया था सर, हम हॉल में पहुंच गए थे और ये आया नहीं सर, खामखा मेरे जेब से पैसा लग गया सर, अब सर इसका फैसला कीजिए, वादा किया निभाया नहीं है। इतने छोटे छोटे बातों पे अगर केस होने लगे तब तो डेट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तो कम से कम तारीख पे तारीख जैसी बात होती है, अब तो तारीख लेने के लिए कई तारीख लग जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया कि नहीं, सब वादा को निभाना लॉ मजबूर नहीं करेगा। इस एक्ट का उद्देश्य है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लेकिन फिर प्रैक्टिकली इन्होंने देखा कि सभी वादे को निभाने के लिए लॉ के पास बात या कोर्ट के पास बात पहुंच जाए, लॉ उसको मजबूर करे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने कहा ठीक है कि वादा को स्पेसिफाई किया कि हाँ ऐसे कुछ वादे हैं जिसको लॉ निभाने के लिए मजबूर करेगा, और उसी के रिस्पेक्ट में कहा गया
कि जो वादा निभाने के लिए लॉ मजबूर करेगा वही वादा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, एक ऐसा वादा है जिसको निभाने के लिए कानून मजबूर कर सके। मैं फिर कहा, सब वादा, आप मूवी देखने के बाद प्रॉमिस कर दिए, वादा कर दिए, उसको निभाने के लिए कानून मजबूर नहीं करेगा। पापा आपको कह दिए क्या बेटा स्कूटी दिलवा देंगे, नहीं दिलवाए हैं तो कानून इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो वे बोला कि सब नहीं, वैसा कुछ खास वादा। सर वो कौन सा वादा होगा उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। पहले कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग सिंपल, कि ऐसा वादा जिसको निभाने के लिए कानून मजबूर कर दे आपको, वो वादा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और उसी के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग्स में ये लिखा गया कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है which is enforceable by law, जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल हो। तो कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल हो। अब देखिए, हमने यहां उसके सेंस को समझिएगा कि अब यहीं पे जब हम रीड करेंगे तो हम इसको देखेंगे कि हाँ, ये बात जो लिखी गई वो कॉन्ट्रैक्ट वो लिखी गई सेक्शन 2 क्लॉज H में लिखी गई है ये बात। खैर, वो सेक्शन का मतलब तो समझिएगा, मैं फैक्ट पे हूं कि एग्रीमेंट का सेंस मैंने कहा कि नॉर्मल सेंस, टेक्निकल वर्ड क्या है, एग्रीमेंट, समझौता है ये। लेकिन नॉर्मल सेंस में हमने कहा कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि ऐसा कोई वादा जिसको लॉ इन्फोर्स के यानी निभाने के लिए मजबूर कर सके, वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका मतलब दो सेंस है कि कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऐसा वादा जिसको निभाने के लिए लॉ मजबूर करेगा, यानी वादा निभाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा वादा जो निभाने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट। सब वादा नहीं, ऐसा वादा जो निभाने के लिए लॉ मजबूर कर सके, वो कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर वही कहा कि फिर इसका मतलब सब तो नहीं आ रहा इसमें, तो कौन सा वादा निभाने के लिए मजबूर, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे? तो उसी के रिस्पेक्ट में हम इसके प्रोसेस की बात करें तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है उसकी शुरुआत हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत एक ऑफर से होता है। जैसे आप उस एग्जाम्पल को समझिएगा कि आप मेरे से सीए फाउंडेशन की क्लास करने के लिए आए, आप कह रहे हैं कि सर हम क्लास करना चाहते हैं, क्या आप करवाएंगे? मैंने कहा कि हाँ हम करवाएंगे। इसके लिए आपको मेरे को फीस पे करनी होगी, फीस का अमाउंट भी सर्टेन है, 18,000 रुपीज़ पे करनी होगी। आपने कहा सर ओके डन, हम पे करेंगे। आपने पे किया और उस बेस पे हमारे और आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और आई एम लीगली लाइबल, ये केस आपका लीगली लाइबल है कि भाई हमको पढ़ाना पड़ेगा आपको, और नहीं किया तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। समझ आई बात? ठीक है, तो कभी ऐसा ना हुआ तो कोर्ट में आप जा सकते हैं। इट इज प्योरली कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा अब हम लोग एनालिटिकल मैनर में देखें तो आप मेरे पास आए और आप कहते हैं क्या सर आप मुझे सीए फाउंडेशन की क्लास करवाएंगे? ये आप मुझे ऑफर दे रहे हैं, ये मुझे आप ऑफर दे रहे हैं। दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट लीगली बाउंडेड। मैं उस समय कह सकता था कि नो मैं नहीं करवाता। क्या मैं लीगली बाउंडेड हो जाऊंगा? नहीं। तो उस समय आपका ऑफर आया, क्या आप सर मुझे सीए फाउंडेशन की क्लास करवाएंगे? अब उसके बाद मैंने कहा ओके ठीक है मैं करवाऊंगा। तो ये क्या हुआ? मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया। तो यानी ऑफर में जुड़ जाता है क्या? एक्सेप्टेंस।
ऑफर में जुड़ गया एक्सेप्टेंस। अभी मैं इतनी बात बता रहा था कि आपने मुझे ऑफर किया और उसको मैंने एक्सेप्ट किया। तभी तक कई बार ऐसे बैच में होते बच्चा बोले हाँ सर अब बन गया कॉन्ट्रैक्ट। नो, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। ऑफर में जब एक्सेप्टेंस जुड़ जाता है इट बिकेम प्रॉमिस। लिखते चलना बेटा, ऑफर में जब हमारा एक्सेप्टेंस बनता है तो फिर एक्सेप्टेंस जुड़ता है तो फिर वो क्या बनता है, वो बनता है प्रॉमिस। वो सिर्फ प्रॉमिस है। क्या सर प्रॉमिस को लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं? नो, उसको लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। आइए आगे बढ़े। अब ठीक है, आपने मुझे ऑफर किया, मैंने कहा ठीक है हम पढ़ाएंगे, लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई मैं तुमको पढ़ाऊंगा तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, मुझे भी तो कुछ चाहिए। तो फिर आप कहेगा हाँ सर ठीक है हम देंगे, फीस देंगे आपकी, बताइए कितना। तो ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट तय हुआ, फीस 18,000। तो बताइए वो क्या है, वो मेरे पढ़ाने के लिए कंसीडरेशन। आपको मैं पढ़ाऊंगा तो बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए ना, विच इज कॉल्ड कंसीडरेशन। तो कहता है कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन का भी होना जरूरी है, तो वो कंसीडरेशन होना चाहिए। और कंसीडरेशन को मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। कंसीडरेशन का मतलब बोथ पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्टी हो गए, एक आप और एक मैं, दोनों पार्टी को कंसीडरेशन मिलना चाहिए। अब यहां पे ये होता है कि ठीक है सर आपको तो फीस मिल गया, हमें कहां मिला, बताइए आपको भी कुछ मिला या नहीं मिला? भाई आपको ज्ञान मिला, आप जिस चीज के लिए आए थे हम आपको चीज वो दे रहे हैं। कंसीडरेशन जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी टर्म्स में ही हो, कंसीडरेशन किसी भी टर्म्स में हो सकता है। तो यहां पे बताइए हम दोनों पार्टी को कंसीडरेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा? आप मुझे फीस दे रहे हैं, ये मेरा कंसीडरेशन है, और मैं आपको इसके बदले में फाउंडेशन की क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आपका कंसीडरेशन हो गया। तो कहता है कि सिर्फ बात प्रॉमिस से कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचेगी, इस प्रॉमिस में कंसीडरेशन का होना जरूरी है। सर कंसीडरेशन, जब आपका प्रॉमिस में कंसीडरेशन जुड़ता है, अब फिर कहता हाँ सर अब बन गया कॉन्ट्रैक्ट ना, अभी भी नहीं बना। कहता ये दोनों जुड़ के बनता है एग्रीमेंट। ये सब टेक्निकल वर्ड है और ये सब सोच पूछिए तो आगे हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर देखने वाले हैं। ऑफर अलग चैप्टर में आएगा, एक्सेप्टेंस अलग चैप्टर में आएगा, कंसीडरेशन अलग चैप्टर होगा, सब चैप्टर बाई चैप्टर आने वाला है। तो देखिए शुरू से सीक्वल को समझिए कि ऑफर में जोड़ा एक्सेप्टेंस, इट बिकम्स प्रॉमिस। फिर प्रॉमिस में जोड़ा कंसीडरेशन, तो इट बिकम्स एग्रीमेंट। कहता है अब इस एग्रीमेंट में आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज जोड़ना होगा और वो होता है लीगल ऑब्लिगेशन। भाई आपके जो डील हो रहे हैं, आपके बीच में एग्रीमेंट बन रहा है ऑफर एक्सेप्टेंस के थ्रू, कहीं ना कहीं आपका ये लीगल ऑब्लिगेशन वाला सेंस जरूर होना चाहिए। अब सर देखिए बाकी चीज तो समझ आ रहा है, ऑफर किया, अगर एक्सेप्टेंस दिया, कंसीडरेशन को भी हम पकड़ लिए बात को, अच्छा फीस देंगे अब ज्ञान होगा, ऐसा कंसीडरेशन को भी पकड़ लिए, अब एग्रीमेंट तक हम मामला पहुंचा देंगे। अब उसमें लीगल ऑब्लिगेशन है कि नहीं सर, अब ये बात कैसे समझेंगे सर? अब बोलते समय क्या सर अब ऐसे बात किया जाएगा कि ठीक है सुन लीजिए हम इसमें लीगल ऑब्लिगेशन डालना चाहते हैं, अगर आप सर पूरा नहीं पढ़ा पाए तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके सर, ऐसी बात होगी, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए आप पर सर। अब इस तरीके से बात कीजिएगा तो बताइए, मैं तो शुरू में ही घबरा जाऊंगा कि आए राम ये तो मेरे पे मुकदमा करने आया कि मेरे से पढ़ने आया है। तो क्या ऐसी बात नहीं होती। तो कहा सर फिर कैसे समझा जाए किस एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन है या नहीं है? तो उसी में हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे कि नॉर्मली
जो डोमेस्टिक बेसिस पे, जो फैमिली बेसिस पे, जो सोशल बेसिस पे, कोई फ्रेंडशिप बेसिस पे अगर कोई बात हम कर सकते हैं, आपस में डील करते हैं, आपस में हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन की कमी पाई जाती है। उसमें अलग से जोड़ना पड़ेगा आपको कि हाँ इसमें लीगल ऑब्लिगेशन डाला जाए। लेकिन नॉर्मली जो बिजनेस रिस्पेक्ट में डील होता है, आपका माल खरीदा बेचा कि हमने उसे इतना दिन डिलीवरी बढ़ाया, ये सब अगर देखा जाए अपार्ट फ्रॉम सोशल और डोमेस्टिक सेंस, तो उसमें लीगल ऑब्लिगेशन इनबिल्ट होता है, तो उसमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर कहा, क्या आप अपने डोमेस्टिक कोई एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन की कमी पाई जाती है, नॉर्मली इनबिल्ट नहीं होता, अलग से जोड़ना, एक्सप्रेस मैनर में जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम सोशल या डोमेस्टिक आपके एग्रीमेंट, उसमें बिजनेस एग्रीमेंट, बिजनेस डील्स में क्या होता है, इनबिल्ट होता है, कहने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसमें लीगल ऑब्लिगेशन आएगा और वो फिर आपका क्या रूप ले लेगा, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए बेटा, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने का सफर यही है। तो अभी जो आप एक लाइन हमने लिखा, या अब आपके पास नोट्स मिला हुआ, आप उस नोट्स को देख सकते हैं। नोट्स में आइए देखिए, सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन हमने दिया है 2 लाइन में कॉन्ट्रैक्ट का, कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पढ़िएगा सब बच्चे, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, अंडरलाइन कीजिएगा, बिजनेस और कमर्शियल लॉ। चूंकि हम पढ़ ही रहे हैं बिजनेस लॉ, और इसीलिए इस लॉ को किस सेंस में हम लोग देखेंगे, बिजनेस के एस्पेक्ट से ही देखेंगे। तो बिजनेस के लिए हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट के नियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहता है इट केम इनटू फोर्स ऑन, अंडरलाइन कीजिएगा, ये 1 मार्क्स में कई बार आ जाता है, सितंबर 1, 1872। अभी जैसे हमने बात किया कि किस दिन को इसको इस एक्ट को कब इन्फोर्स किया गया, 1 सितंबर 1872 को। आगे बढ़िए, इट एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग, अंडरलाइन कीजिएगा वर्ड इंक्लूडिंग को, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सच पूछिए तो अब इस लाइन की जरूरत नहीं है आपके लिए, ये एक बड़ा ही सुविधाजनक है। नहीं तो सच पूछिए हम लोग का स्टूडेंट लाइफ, मतलब बाकी परेशानी अपनी जगह, एक बड़ी परेशानी तो ये था कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल होल इंडिया एक्सक्लूडिंग JNK। ठीक है बेटा, सब कर दो एक्सक्लूड, हमें क्या ना, दिस एक्ट एप्लीकेबल होल इंडिया इंक्लूडिंग JNK। मतलब कोई एक्ट इंक्लूडिंग चल रहा है, कोई एक्ट एक्सक्लूडिंग चल रहा है। अब एक मेमोरी हमारा क्रिएट करना, ये अलग टेंशन कि कौन सा सर इंक्लूडिंग है और कौन सा एक्सक्लूडिंग है। और ये सारा तमाशा किस बेस पे था, वह आप लोग देखते होंगे, वो आर्टिकल धारा 370। लेकिन कुछ ही समय पहले की बात है, इस गवर्नमेंट ने, हालांकि मैं कोई पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता हूँ, मैं तो लीगल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, कि आर्टिकल 370 रिमूव हुआ हमारा। ये आर्टिकल 370 बेसिकली यही था कि कश्मीर हमारा इंडिया का हिस्सा है, लेकिन उसके लिए सब कुछ सेपरेटली ट्रीट होगा, हर लॉ अलग बनेगा, और उस लॉ के लिए स्पेशली इस पे होगा कि हाँ ये इंडिया वाला ये लाया जाए नहीं लाया जाए, तो वो एक अलग टेंशन था। लेकिन जिस दिन आर्टिकल 70 हटा, तो अब ये लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पहले का लाइन था, थोड़ा सा कहीं आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो डाल दिया, धीरे धीरे ये लाइन रिडेंडेड हो जाएगा। बस ये एप्लीकेबिलिटी जानने की क्या होगा, इंडिया का लॉ इंडिया पे एप्लीकेबल है, बात खत्म। लेकिन एक ये धारा 370 के कारण हमें बार बार दिस एक्ट एप्लीकेबल होल इंडिया इंक्लूडिंग JNK या बिना ना एक्सक्लूडिंग JNK। अब ये अलग टेंशन होती थी याद रखने की हमें, अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हमारा आर्टिकल 372 रिमूव हुआ, इसका मतलब अब जो भी लॉ बनेगा जैसे बाकी इंडिया पे एप्लीकेबल होता था, वहां पे भी वो एप्लीकेबल होगा। और इसीलिए देखिए हमने उस लाइन को, उस वर्ड को क्लियर कर भी दिया लिख के कि ये आपका एक एक्सटेंड, यानी इसका कहां तक दायरा फैला हुआ है, तो कहता होल इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर रिमूव ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई बच्चा पुराना किताब मान लिए पढ़ रहा हो,
तो उस पुराना किताब में, यानी वो 370 पहले छपा हुआ हो तो बाकी अमेंडमेंट्स नहीं तो पुराना कई बार पढ़ लेता है। लॉ हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ पुराने बुक से नहीं पढ़ना चाहिए, टाइम टू टाइम उससे अमेंडमेंट्स होते हैं, अपडेशंस आते हैं, तो हमेशा नई बुक रखनी चाहिए उसकी। तो उसमें बताइए आज भी लिखा हुआ होगा कि हाँ दिस एक्ट एक्सटेंड होल इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो फिर वो झगड़ा करेगा, अरे यार एक्सक्लूडिंग जम्मू नहीं यार, जम्मू कश्मीर में नहीं लागू है, एक्सक्लूडिंग है। देखो मेरी किताब में लिखा हुआ है। ये कब की बात है? आर्टिकल 370 रिमूव होने से पहले की बात है। अब वो तो झंझट ही खत्म हो गया, तो इसीलिए ये लाइन हमने स्पेशली डाल दिया है। ठीक, तो बताइए 1 सितंबर को इन्फोर्स किया गया है, पूरे इंडिया पे ये एप्लीकेबल है। अब आइए मेनली जो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया, तो डेफिनेशंस को देखिए, कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन, अंडरलाइन कीजिएगा, एग्रीमेंट, फिर अलग से अंडरलाइन कीजिएगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो देखो तो ध्यान से, इसमें दो चीज कवर किया कि नहीं किया, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो वो देखो इस लाइन को फोकस कर रहा है। वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो वो एक एग्रीमेंट है जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल है। इसका मतलब आपने उसमें प्लस क्या कर दिया, लीगल ऑब्लिगेशन। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन ना हो, जैसे हमने कहा नॉर्मली डोमेस्टिक या सोशल बेस पे किया गया एग्रीमेंट, वो उसमें लीगल ऑब्लिगेशन की कमी पाई जाती है, और वहीं पे केस बनाएगा क्या कि मिस्टर एक्स थे, उनको उनके पास फादर ने उनको बोला कि सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास कीजिए, उनको 2000 रुपीज उसके लिए रिवॉर्ड देंगे या ये गिफ्ट देंगे, और वो पास कर दिया, वो नहीं दे रहे हैं। बताइए ये उनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है? तो आपको बोलना है इसमें कि एग्रीमेंट है लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन, नॉर्मली डोमेस्टिक या फैमिली बेस पे जो हमारा एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन की कमी पाई जाती है, एंड ड्यू टू लैक ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक, तो वही कहा, यहां ये लाइन क्लियर कर रहा है आपका कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो लीगली इन्फोर्सेबल हो, तो एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर आगे बढ़िए, और इसी बात को और क्लियर कर रहा है, डेफिनेशन तो एक लाइन में खत्म, इसी बात को देखो क्लियर कर रहा है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखिए इस बात को, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ओनली दोज एग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। वो आपका एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल है वही कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, आगे बढ़िए। 10, अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। बताओ कौन कौन सा 2 एलिमेंट्स है? एग्रीमेंट एंड लीगल ऑब्लिगेशन। बताइए समझ आ रहा है? इसलिए पढ़ सकते हैं आप लोग। आगे बढ़िए, अब फिर जानने की जरूरत हुई कि सर ठीक है, एग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन जुड़ के कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो क्या एग्रीमेंट क्या? तो थोड़ा और पीछे चलो, पूछा एग्रीमेंट क्या, तो आप क्या बोलिएगा? ऐसा कोई प्रॉमिस जिसमें कंसीडरेशन जुड़ा हो, ऐसा कोई प्रॉमिस जिसमें कंसीडरेशन जुड़ा हो, तो बताइए वो क्या बन जाएगा हमारा? वही तो कहलाएगा एग्रीमेंट। तो देखिए ना, आपके लॉ में भी सेक्शन 2 क्लॉज ई में एग्रीमेंट वर्ड को डिफाइन किया गया है। देखिए तो उसके नीचे वाला लाइन क्या कहता है कि एग्रीमेंट मीन्स एवरी प्रॉमिस, अंडरलाइन करो प्रॉमिस वर्ड को, every promise and every set of promises forming the underline की जगह consideration, यानी कोई प्रॉमिस जो फर्म किया गया कंसिडरेशन के साथ फॉर ईच अदर। ईच अदर का मतलब मैंने क्या कहा? बोथ साइडेड कंसिडरेशन होना चाहिए। और देखिए नॉर्मली कोई भी बात रखेंगे तो वन साइडेड कंसिडरेशन तो होगा ही, दूसरा वाला भी है या नहीं यही तो चेक करते हैं हम लोग। ये कंसिडरेशन में इस पर डिटेल बात करेंगे हम लोग। तो कहता है ईच अदर, दोनों साइड का कंसिडरेशन होना चाहिए। प्रॉमिस जो फर्म किया गया वो कंसिडरेशन के साथ, फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे का, दोनों का कंसिडरेशन होना चाहिए, इज एन एग्रीमेंट। तो इसका मतलब बताइए, सिंपल वे में यही कहना चाहता है ना कि प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन वो क्या होगा? एग्रीमेंट। फिर आगे बढ़िए, अब बोला कि सर प्रॉमिस क्या वो बताइए, तो बताओ एक स्टेप फिर पीछे चलो। प्रॉमिस क्या? कि भाई ऐसा कोई ऑफर जिसको एक्सेप्टेंस मिल चुका हो,
तो वही क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। तो आइए देखिए पॉइंट नंबर 2, प्रॉमिस मीन सेक्शन 2 क्लॉज बी में इसको डिफाइन किया गया। कहता व्हेन द पर्सन टू हुम अ प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल वर्ड को अंडरलाइन कीजिए और उसी के ऊपर लिखे, प्रपोजल का दूसरा नाम क्या है, ऑफर। ऑफर को ही हम क्या कहते हैं, ऑफर को ही हम प्रपोजल भी कहते हैं। एक ही बात है, ऑफर या प्रपोजल दोनों एक ही बात है। ये तो कहता है when the person to whom a proposal is made, कहता है signifies assent thereto, assent वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। assent का मतलब क्या मिलना, कंसेंट, सहमति। assent का मतलब सहमति से, कि signifies assent thereto when the person to whom a proposal made signifies assent thereto, कि एक प्रपोजल किसी के सामने रखा गया इस इंटेंशन से, इस सेंस से कि सामने वाले की असेंट मिल जाए, सहमति मिल जाए। कहता है द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, और अगर वो सहमति मिल गई तो प्रपोजल एक्सेप्टेड माना जाएगा। ठीक, एंड व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, प्रपोजल का मतलब वही ऑफर है कि जब हमारा ऑफर एक्सेप्टेड हुआ इट बिकम्स अ प्रॉमिस। यानी यहां देखें कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस वो क्या बन गया, हमारा प्रॉमिस। तो बताओ ना, ये चार्ट अगर आपको ठीक से समझ गए तो बताइए अभी तक की लिखी गई बातें सब समझ रहे हैं ना आप लोग। ठीक, तो बताइए इसमें से कोई भी शॉर्ट नोट पे आएगा, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट पे तो अभी बहुत डिस्कशन करना केस बनेगा, एग्रीमेंट क्या, प्रॉमिस क्या, तो दो दो लाइन में लिख सकते हैं ना आप लोग। ठीक, तो यहां जाके हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कंप्लीट किए कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट। तो हालांकि डेफिनेशन तो सेक्शन 2 क्लॉजेज में एक लाइन में ही लिखा गया कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लेकिन बताइए उसको वाइडली हम लोग अच्छे से बताए, एनालिटिकल मैनर में कॉन्ट्रैक्ट को समझे क्या, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या होता है ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो चलिए आगे बढ़े। एक छोटा सा हमारा एग्जाम्पल है, देखिए वो एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल देखिए, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया टू सेल a car for rupees 2 lakhs। ठीक, और मिस्टर बी एक्सेप्ट द ऑफर, उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां बन गया ये कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। पहले लिख लीजिए ध्यान से, ए ने बी को ऑफर किया तो सेल अ कार, मैं तुम्हें अपनी कार 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। बी एक्सेप्ट द ऑफर, उन्होंने इसको ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बोला कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब जब मैं ये बात लिख रहा हूं कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने जल्दबाजी कर दी। नो 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 सर, अभी तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ है तो बात प्रॉमिस तक ही ना पहुंचेगी। नो, ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका। हाँ सर, वो जो बात बाकी कंसीडरेशन, लीगल ऑब्लिगेशन, तो ध्यान से देखिएगा कि एक्ट वाइज 2 ही चीज होता है, एक ऑफर करता है और दूसरा उसका एक्सेप्टेंस देता है। उसमें कंसीडरेशन और लीगल ऑब्लिगेशन तो घुसा रहता है। मुझे ये बताओ, ए ऑफर किया
और बी उसको एक्सेप्ट किया। इतनी बात तो सबको समझ आ रही होगी। इसमें बताओ कंसीडरेशन है कि नहीं है? तो भाई उसको ढूंढना होगा आपको, केस को देख के समझिए। अब ये मत सर कहां बोला ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये दो चीज तो दिखा सर, कंसीडरेशन कहां बोला है सर, अभी तो प्रॉमिस तक कंबर नहीं। केस को देख के समझो कि हाँ ए ऑफर कर रहा है सेल कार का, इसका मतलब बी को कार मिलेगा। क्या ए को इसके बदले में कुछ मिलेगा? हाँ, वो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। तो दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो ए अपनी कार देगा तो उसके बदले में उसको 2 लाख रुपया, और बी 2 लाख रुपया देगा तो उसके बदले में उसको कार। तो बताइए इस केस में कंसीडरेशन है या नहीं है? और क्या सर कि ये कोई डोमेस्टिक एग्रीमेंट है क्या, या कोई सोशल एग्रीमेंट है? ये प्रॉपर हम कह सकते हैं इस रिलेटेड टू एक नॉर्मली डील हो रहा है, बिजनेस हो रहा है ये। तो लीगल ऑब्लिगेशन और कंसीडरेशन बोलो दोनों इसमें इंक्लूड है या नहीं है? तो मैंने डायरेक्ट ऑफर और एक्सेप्टेंस देख के मैंने कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया। इसको करना तो ऑफर होता है और सामने वाला को एक्सेप्टेंस, और वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है। कंसीडरेशन है या नहीं है इनबिल्ट उसमें, वो चेक करने का काम है आपका। पार्टी वाइज तो 2 ही चीज होता है, एक ऑफर करेगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना, नाउ मिस्टर ए लीगली बाउंडेड टू डिलीवर द कार। वो उस कार को डिलीवरी करने के लिए लीगली बाउंडेड हो गए। दूसरी तरफ मिस्टर बी लीगली बाउंडेड। बताओ ये किस बात के लिए लीगली बाउंडेड है? टू पे रुपीज 2 lakhs। हाँ, लेकिन साथ ही साथ बताइए ए के पास लीगल राइट है टू रिसीव रुपीज 2 लाख, और दूसरी तरफ बी के पास बताओ लीगल राइट है टू रिसीव कार। द कार का मतलब वही वाला कार जो हमारा एग्रीमेंट में है। बताइए समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो बताइए ये अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? और कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होने का मतलब है कि लीगल बाउंडेशन आ जाता है। तो उसी में क्लियर कर रहा है कि ए के पास लीगल बाउंडेशन किस बात का, कि ए का लीगल बाउंडेशन कि तुम कार दो, और साथ ही साथ आपको राइट है कि बी से आप 2 लाख रुपया ले सकते हैं। टू रिसीव रुपीज 2 लाख किस से? फ्रॉम मिस्टर बी। ये राइट अगेंस्ट द पार्टी आता है, अगेंस्ट द वर्ल्ड नहीं आता। किसी से भी नहीं ले लेगा 2 लाख रुपया, उस पर्टिकुलर पार्टी से लेगा। और यहां पे दोनों में राइट टू रिसीव कार फ्रॉम बी। देगा भी किसको? बी को, और लेगा भी बी से। लेगा भी ए से और लेगा भी ए से। तो आइए देखिए वही एग्जांपल में देखिए कह रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, पढ़िएगा। ए एग्रीज विथ बी टू सेल अ कार फॉर रुपीज 2 लाख टू बी। ए बी के साथ एग्री करता है, यानी एग्रीमेंट होता है दोनों में कि वो सेल करेगा अपना कार। किसको सेल करेगा? बी को। हियर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव अ कार टू बी। अब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, और इस बेस पे एक पे ऑब्लिगेशन आ गया कि वो दायित्व तो आ गया कि वो बी को कार देगा। एंड बी हैज अ राइट टू रिसीव द कार। बी के पास राइट है कि वो कार रिसीव करेगा। कब? ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख। एंड ऑल्सो, और इसी प्रकार बताइए बी इज ऑल्सो ऑब्लिगेशन अंडर ऑब्लिगेशन टू पे रुपीज 2 लाख। तो दोनों चीज, राइट है कार लेने का
लेकिन ऑब्लिगेशन है आपको 2 लाख रुपए पे करने का। उधर ए के पास भी सेम वही कंडीशन, टू ए एंड ए हैज अ राइट टू रिसीव ₹2 लाख। तो देखिए ये एग्जाम्पल अपने आप में एक केस है। कल को बताइए यही क्या होगा, एक लंबा चौड़ा नाम। हाँ ऐसा है कि एक चैम्बर फर्टिलाइजर कंपनी है, या मान लीजिए कि कोई महिंद्रा कार वाली, उन्होंने पता चला कि हाँ मुकेश अंबानी से XUV 700 कार की एक डील कर ली। इस तरह से कहानी बना के आपसे केस पूछेगा, इतने रुपए कंसिडरेशन पे, बताइए इन दोनों के बीच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। तो यही सिंपल एग्जांपल बताइए, एक आध नाम हम डाल के वो क्या बन जाता है, केस बन जाता है। तो कोई भी टॉपिक को हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और एग्जाम्पल अपने आप में मान के चलेगा। ज़्यादातर एग्जाम्पल किस बेस पे, कोई ना कोई केस लॉ होगा और उस केस लॉ के बेस पे ये सब एग्जाम्पल बनाए गए होंगे। तो बताइए यहाँ जाके हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्ड पूरा होता है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, लीगली ए दो ऑफर टू सेल अ कार, ए ऑफर कर रहा है बी को कि हम अपनी कार तुमको बेचना चाहते हैं। यहां पे ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों में बी लिखा गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पे ए लिखना चाहिए था। वेरी गुड, बनेगा ये बच्चा, लॉयर तो कम से कम जरूर बन जाएगा। चलिए बताइए, समझ आ रहा है? तो ऐसा करते हैं, ठीक है। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को समझे हैं। अब इसके एक एक पॉइंट पे, इसी इतने से छोटे से बात को एक लाइन में कहानी खत्म है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इसी को और एनालाइज करके हम इसमें से बहुत सारे फीचर्स, इसके एलिमेंट्स निकालने वाले हैं, जो आगे आप लोगों को दिया है। एक नज़र थोड़ा डाल के आइएगा तो शायद हमको डिस्कस करने में ज़्यादा, इसलिए मैंने 2 पेज एक्स्ट्रा करवाया है कि देखिएगा आगे दिया हुआ है इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं आज इसको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन एक नज़र आप इस पे डालिएगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जिस बेस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारा बन सके। तो उसी में हमने पॉइंट आउट किया है, इस पूरे लिस्ट को आप पढ़िएगा कि एज पर सेक्शन 10 ये इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में कंटेंट है ये सारे इसेंशियल एलिमेंट्स, जिसमें एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कंसेंटेड एडाइडम्स, कंपिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके। सेक्शन 10 से बाहर जाके देखिएगा, छोटा सा लिस्ट अलग भी दिया है हमने कि तो पार्टी हो, क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो, सर्टेनिटी ऑफ, देखिएगा हेडिंग में हमने कहा है सेक्शन 10 से बाहर जा रहे हैं। तो इस पे प्रॉपर डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी कल करेंगे हम लोग। लेकिन फिर भी एक चाहत हो तो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि लॉ पढ़ना है आपको। अब अभी तक तो बहुत आप प्राइमरी स्टेज पे हैं, तो सिर्फ एक लाइन में क्या क्या बातें छिपी हुई है वो आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो लॉ का सेंस में देखिए, थोड़ी सी बात कहता है और उसका फिर ऑपरेशन होना शुरू होता है कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या और बातें छुपी हुई है। तो एक लाइन में देखो, आज पूरी अगर देखो तो इतनी कहानी हुई है। तो इसी तरीके से लॉ को पढ़ा जाता है कि कुछ लिखा है तो उसका क्या सेंस और कहाँ तक सेंस जा सकता है। तो उसी एक लाइन के बेस पे इतनी सारी कुछ बातें, एक दो चार पॉइंट नया भी है, कुछ अलग से भी बात है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट है वो उसी एक लाइन के बेस पे बना हुआ है। तो एक बार रीड करके आइएगा और अगली क्लास में हमारा पूरा इसेंशियल एलिमेंट्स पे ही क्लास जाएगा कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।